नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जसवंत मीना सोनी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स हम राजस्थान के दुर्ग पढ़ रहे थे और राजस्थान के दुर्ग में भी हम जोधपुर संभाग के दुर्गों पर चर्चा कर रहे थे और जोधपुर संभाग में हमने मेहरानगढ़ दुर्ग और सिवाना के दुर्ग के बारे में चर्चा की थी। अगले जोधपुर संभाग के जो दुर्ग हैं उनके बारे में देखिए आप। अगला दुर्ग हमारा जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर का दुर्ग देखिए दोस्तों, श्रेणी की यदि बात करें हम तो श्रेणी धानवन दुर्ग का पूरे राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मैंने वर्गीकरण में बताया था। इसके अलावा पारी दुर्ग भी है, क्योंकि दुर्ग के चारों ओर घाघरा नुमा दोहरा परकोटा है। तो पारी दुर्ग है क्योंकि दुर्ग के चारों ओर घाघरा नुमा दोहरा परकोटा है। और कर्नल टोड ने इस परकोटे को क्या नाम दिया है? कमरकोट नाम दिया है। कौन सा नाम दिया है? कमरकोट। बात करें दुर्ग के निर्माण की तो देखिए निर्माण के बारे में। इस दुर्ग की नींव 12 जुलाई 1155 में जैसलमेर के राव जैसल ने रखी थी। तो इसका निर्माता कौन हुआ? राव जैसल। लेकिन दोस्तों दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। बीच में ही राव जैसल का निधन हो गया, इसलिए दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा करवाया उनके पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने। तो दुर्ग निर्माण का तो दुर्ग का निर्माण कार्य किसने करवाया? राव जैसल के पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने। दुर्ग के बहुत सारे उपनाम हैं। हम अन्य नाम भी लिख सकते हैं उनको। दुर्ग के अन्य नाम, दुर्ग जहां है वह छोटी सी एक पहाड़ी है, तो दुर्ग त्रिभुजाकार पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा नाम है सोनारगढ़, बहुत प्रचलित नाम है। जैसलमेर का सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। तीसरा नाम है स्वर्णगिरी। देखो दोस्तों, यहां पर दो चीजें याद रखना कि जालोर का जो दुर्ग है उसे सुवर्णगिरी कहा जाता है, क्योंकि वो सुवर्णगिरी पहाड़ी पर है, और जैसलमेर के दुर्ग को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। चौथा देखिए, लोक साहित्य में जिस प्रकार से लोक साहित्य में मेहरानगढ़ को जोधाना कहा गया है, उसी प्रकार लोक साहित्य में से जैसाना कहा जाता है। पांचवा नाम है गोहरगढ़। तो दोबारा देखिए, जैसलमेर का दुर्ग श्रेणी है धानवन दुर्ग
अर्थात धानवंत दुर्ग ऐसा दुर्ग होता है जिसके चारों ओर विशाल रेगिस्तान हो। पहाड़ी दुर्ग है क्योंकि दुर्ग के चारों ओर घाघरा नुमा दोहरा परकोटा है। इस परकोटे को कर्नल टोड ने कमरकोट नाम दिया है। ठीक है। निर्माण दुर्ग की नींव 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर के राव जैसल ने रखी थी, लेकिन दुर्ग निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही राव जैसल का निधन हो गया, इसलिए इस दुर्ग का निर्माण कार्य उनके पुत्र राव जैसल के पुत्र शालिवान ने इस दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। क्वेश्चन भी आ गया कि जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कार्य किसने करवाया था, तो शालिवान द्वितीय जो राव जैसल के पुत्र थे। राव जैसल का निधन दुर्ग निर्माण के जब चल रहा था तो बीच में उनका निधन हो गया, उसके बाद राव जैसल के पुत्र शालिवान द्वितीय ने इस दुर्ग का निर्माण कार्य पूरा करवाया। उपनाम की बात करें कौन कौन से अन्य नाम हैं, तो ये एक छोटी सी पहाड़ी है वहां उभरी हुई त्रिभुजाकार पहाड़ी, उसके ऊपर है, इसलिए इसको त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। इसे सोनारगढ़ भी कहते हैं, बहुत प्रचलित नाम है। स्वर्णगिरी, ये देखो मैंने बताया था कि जालोर के दुर्ग को स्वर्णगिरी कहा जाता है, जबकि जैसलमेर के दुर्ग को स्वर्णगिरी, लोक साहित्य में जैसाना और इसे गौहरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। छठा उपनाम देखिए, राजस्थान का अंडमान रेगिस्तान का गुलाब, और आठवां देखिए गलियों का दुर्ग, गलियों का दुर्ग। तो जैसलमेर के सोनारगढ़ को राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं, इसे रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं क्योंकि विशाल रेगिस्तान के मध्य है, इसे गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है। और दोस्तों ये दुर्ग उत्तर पश्चिम की ओर से जो आक्रमण होते थे उन आक्रमणों को रोकता था, इसी कारण इसको उत्तरभड़ किवाड़ भी कहा जाता है। उत्तर पश्चिम की ओर से होने वाले आक्रमण को ये रोकता था, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, उत्तरभड़ किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। अब यह एक बहुत ही बढ़िया कथन है, देखिए आप, और कथन है अबुल फजल का। और अबुल फजल कौन है, अकबर का दरबारी इतिहासकार। तो अबुल फजल ने क्या लिखा था कि जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होने चाहिए, तब उस दुर्ग पर पहुंचा जा सकता है। एक बार क्वेश्चन आया था आरएस प्री में कि किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ये कहा कि उस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए, तब उस दुर्ग तक पहुंचा जाता है। तो अबुल फजल ने यह कथन कहा था जैसलमेर के सोनारगढ़ तक कि दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे, मतलब पैर, पत्थर की टांगे होनी चाहिए। तो अबुल फजल ने जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा कि इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। इसी तरह से एक और कथन है कि जैसलमेर दुर्ग के बारे में दो बहुत ही बढ़िया कथन है। एक तो यह है कि इस दुर्ग को दूर से देखने पर ऐसे दिखाई देता है जैसे कि रेत के समुद्र में लंगर डाले कोई जहाज खड़ा हो। दूर से देखने पर यह दुर्ग कैसा दिखाई देता है, जैसे
रेत के समुद्र में लंगर डाले कोई जहाज खड़ा हो। तो दूर से देखने पर जैसलमेर का सोनारगढ़ इस तरह से दिखाई देता है जैसे रेत के समुद्र में लंगर डाले कोई जहाज खड़ा हो। एक कथन तो यह है। दूसरा और देखिए कौन सा है। दूसरा है कि सुनसान जंगल में अंगड़ाई लेता हुआ कोई सिंह खड़ा हो, शेर खड़ा हो। दूसरा कथन है सुनसान वन में अंगड़ाई लेता कोई सिंह खड़ा हो। दूसरा कथन खड़ा हो, क्योंकि बिल्कुल रेगिस्तान के अंदर है। तो ये दो कथन इसके बारे में दोबारा देखिए। जैसलमेर के दुर्ग के उपनामों में छठा उपनाम है राजस्थान का अंडमान कहा जाता है इसे, रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है इसे, गलियों का दुर्ग भी इसे कहा जाता है, और उत्तर पश्चिम से होने वाले आक्रमणों को रोकने के कारण इसे उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। और अकबर के दरबार इतिहासकार अबुल फजल ने कहा कि इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे या पैर होने चाहिए, तब जाकर इस दुर्ग तक पहुंचा जा सकता है। ये क्वेश्चन आरएस प्री में आ चुका है। आरएस प्री में क्वेश्चन आ गया है। दुर्ग के बारे में दो बढ़िया कथन है। एक तो यह कि दूर से देखने पर यह दुर्ग ऐसे दिखाई देता है कि जैसे रेत के समुद्र में लंगर डाले कोई जहाज खड़ा हो। दूसरा कथन है कि सुनसान वन में अंगड़ाई लेता हुआ कोई सिंह खड़ा हो। ये दुर्ग के बारे में दो कथन है। आगे देखिए। दुर्ग की छत लकड़ी की बनी हुई है। दुर्ग की छत में लकड़ी का प्रयोग किया गया है और छत पर गोमूत्र से लेप किया जाता था। तो दुर्ग की छत लकड़ी की बनी हुई है और उस छत पर गोमूत्र से लेप किया जाता था। और दोस्तों राजस्थान का मैंने पढ़ाया था कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आवासीय दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। और यदि बात आए कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो क्या आएगा? जैसलमेर का सोनारगढ़। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, मतलब आवासीय दुर्ग जहां लोग रहते हैं, आवासीय दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अब देखिए दुर्ग का निर्माण बहुत ही एक बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। आप किस तरह से देखेंगे कि दुर्ग का निर्माण बिना गारे और चूने के पत्थर पर पत्थर रखकर किया गया है। निर्माण बिना गारे और चूने के पत्थर पर पत्थर रखकर किया गया है। एक पत्थर रखा तकनीकी से, उसके ऊपर दूसरा पत्थर रखा, और इस प्रकार से निर्माण में ना तो गारे का प्रयोग किया गया है, ना चूने का प्रयोग किया गया है, केवल पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। और पत्थर निर्माण में पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और यही कारण है कि दूर से देखने पर ये सोने गोल्ड जैसा दिखाई देता है। ये क्वेश्चन भी आ गया कि दूर से देखने पर राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो गोल्ड या सोने जैसा दिखाई देता है? जैसलमेर का सोनारगढ़, क्योंकि निर्माण में कैसे पत्थरों का प्रयोग किया गया है? पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। निर्माण में
पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है और इसी कारण दूर से देखने पर सोने जैसा दिखाई देता है। तो दुर्ग के निर्माण में पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया, इसी कारण दूर से देखने पर कैसा दिखाई देता है? सोने जैसा दिखाई देता है। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज इसी दुर्ग में है और उनकी संख्या है 99 बुर्ज। किसी भी किले में सर्वाधिक बुर्ज यदि आता है, क्वेश्चन में आ गया कि राजस्थान का वह किला कौन सा है जिसमें सर्वाधिक बुर्ज हैं, वो है जैसलमेर का सोनारगढ़ और 99 है। फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने दुर्ग के ऊपर एक लघु फिल्म का निर्माण किया और उस लघु फिल्म का नाम है सोनार किला। तो फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने दुर्ग के ऊपर एक लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया, उस फिल्म का नाम था सोनार किला। 2009 ईस्वी में भूकंप के कारण दुर्ग की दीवारों में दरार पड़ गई थी। 2009 में भूकंप आया और उस भूकंप से दुर्ग की दीवारों में क्या पड़ गई? दरार पड़ गई थी। और 2009 में ही इस दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। दोबारा देखिए दोस्तों, दुर्ग की छत लकड़ी की बनी हुई है और उस छत पर गोमूत्र से लेप किया जाता था। ठीक है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आवासीय दुर्ग जहां पर लोग रहते हैं। क्लियर? निर्माण बिना गारे और चूने के पत्थर पर पत्थर रखकर किया गया है। किसी प्रकार का गारा चूना नहीं, एक पत्थर को डिजाइन किया, उसके ऊपर रखा, फिर दूसरा पत्थर उस पर रखा। इस प्रकार से कहीं भी गारे या चूने या किसी और का प्रयोग नहीं किया गया, केवल पत्थर पर पत्थर रखकर किया गया है। और निर्माण में पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है, इसी कारण दूर से देखने पर यह दुर्ग कैसा दिखाई देता है? सोने जैसा दिखाई देता है। किसी भी दुर्ग में, राजस्थान के किसी भी दुर्ग में यदि सर्वाधिक बुर्ज है तो वो जैसलमेर के सोनारगढ़ में है और वो है 99 बुर्ज। फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने इस दुर्ग के ऊपर एक लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया था, उस फिल्म का नाम है सोनार किला। 2009 ईस्वी में भूकंप के कारण दुर्ग की दीवार में दरारें पड़ गई थी और 2009 में ही दुर्ग के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। दुर्ग के दर्शनीय स्थल देखिए। दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजा है अक्षयपोल। ये दुर्ग का मुख्य दरवाजा है। सर्वोत्तम विलास, इसे शीश महल भी कहते हैं। सर्वोत्तम विलास और अक्षय विलास महल। सर्वोत्तम विलास जिसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है, दुर्ग में बहुत ही सुंदर महल है। और दूसरा है अक्षय विलास। इन दोनों का निर्माण करवाया था जैसलमेर के राव अक्षय सिंह। ठीक है। दूसरा देखिए, रंग महल और मोती महल।
इन दोनों महलों का निर्माण करवाया था जैसलमेर के भाटी राजा मूलराज द्वितीय ने। तीसरा देखिए, बादल महल बहुत सुंदर है दोस्तों, 5 मंजिला है। पांच मंजिला है और इसे एक जातीय सिलावट जो पत्थर का काम करती है, इसे सिलावटों ने बनाकर जैसलमेर के राव वेरिसाल को सौंप दिया था। ठीक है, तो बादल महल 5 मंजिला है, सिलावट ने इसका निर्माण करवाया और फिर जैसलमेर के राव वेरिसाल को इसे सौंप दिया। गज महल और जवाहर विलास महल, ये भी इस दुर्ग की बहुत ही सुंदर महल है। इसे इसाल बंगला भी कहते हैं, जवाहर विलास को, जो महाराजा जवाहर सिंह का बंगला था। तो देखिए, दर्शनीय स्थल में मुख्य दरवाजा अक्षय पोल है। पहला जो महल लिया हमने सर्वोत्तम विलास, जिसको शीश महल भी कहते हैं, और दूसरा अक्षय विलास महल। सर्वोत्तम विलास और अक्षय विलास दोनों महलों का निर्माण जैसलमेर के राव अक्षय सिंह ने करवाया था। रंग महल और मोती महल, इसका निर्माण जैसलमेर के भाटी राजा मूलराज द्वितीय ने कराया था। और बादल महल जो 5 मंजिला है, इसका निर्माण सिलावटी ने करवा करके जैसलमेर के राजा वेरिसाल को सौंप दिया था। गज महल और जवाहर विलास महल, ये भी बहुत सुंदर महल है। जवाहर विलास को इसाल बंगले के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, लक्ष्मी नारायण का मंदिर। लक्ष्मी नारायण का मंदिर दोस्तों, लक्ष्मी नारायण जी जैसलमेर के भाटी राजाओं के इष्ट देव। जिस प्रकार से एकलिंग जी महादेव मेवाड़ के राणाओं के इष्ट देव हैं, गोविंद देव जी महाराज जयपुर के महाराजाओं के इष्ट देव हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मी नारायण जी ये भाटी राजाओं के इष्ट देव हैं। 5वां जो है वो है आदिनाथ का जैन मंदिर। और दोस्तों, आदिनाथ का जो जैन मंदिर है जैसलमेर के सोनारगढ़ में, ये इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर है। इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर आदिनाथ का जैन मंदिर है। छठा देखिए, स्वांगी माता का मंदिर। ये जैसलमेर के भाटी राजाओं की कुल देवी है। स्वांगी माता का मंदिर है जो भाटी राजाओं की कुल देवी है। 7वां देखिए, घड़ीसर तालाब। और 8वां देखिए, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार संग्रहालय। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार संग्रहालय दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस संग्रहालय में
जैन धर्म की प्राचीनतम हस्तलिखित पांडुलिपियों का विशाल भंडार है और ये पांडुलिपियां ताड़ के पत्थर पर लिखी गई हैं। तो देखिए इस संग्रहालय में, ये संग्रहालय जैन धर्म की प्राचीनतम हस्तलिखित पांडुलिपियों का विशाल संग्रहालय है। ये क्वेश्चन आ भी गया है। विशाल संग्रहालय है और ये पांडुलिपियां किस पर लिखी गई हैं? ताड़ के पत्थरों पर। तो दोबारा देखिए, लक्ष्मीनारायण का मंदिर जैसलमेर के सोनारगढ़ में बहुत सुंदर मंदिर है। ये भाटी राजाओं के इष्ट देव हैं। आदिनाथ का जैन मंदिर, ये मंदिर इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। स्वांग्य माता का मंदिर है और स्वांग्य माता जैसलमेर के भाटी राजाओं की कुलदेवी है। घड़ीसर तालाब है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार संग्रहालय, ये क्वेश्चन आ चुका है। और इस जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार संग्रहालय है, इसमें जैन धर्म की प्राचीनतम हस्तलिखित पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार पड़ा है। और ये पांडुलिपियां किस पे लिखी गई है? कागज पे नहीं, ताड़ के पत्थरों पर लिखी गई है। दुर्ग के शाखे देखिए, वैसे आपने शाखे इतिहास से पढ़ ली होंगे, लेकिन फिर भी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं थोड़ी। ये दुर्ग 2.5 शाखों के लिए जाना जाता है। ढाई शाखे, तो दुर्ग 2.5 शाखों के लिए जाना जाता है। एक अर्ध शाखा था, 2 पूरी शाखा। तो प्रथम शाखा देखिए, प्रथम शाखा डॉक्टर जीएन शर्मा के अनुसार, डॉक्टर जीएन शर्मा के अनुसार 1312 में तब हुआ जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का राजा कौन था? वो था भाटी राजा मूलराज प्रथम। भाटी राजा मूलराज प्रथम अपने पुत्र रतन सिंह के साथ शहीद हो गए। तो डॉक्टर जीएन शर्मा के अनुसार पहला शाखा 1312 में तब हुआ जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय यहाँ का भाटी राजा कौन था? मूलराज। भाटी राजा मूलराज प्रथम अपने पुत्र रतन सिंह के साथ शहीद हो गया और इस आक्रमण के समय अलाउद्दीन का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। इसने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ठीक है। दूसरा शाखा देखिए, दूसरा शाखा दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक, दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के आक्रमण के समय हुआ और यहाँ का भाटी राजा रावल दूदा, यहाँ का भाटी राजा रावल दूदा अपने भाई त्रिलोकसी के साथ शहीद हो गया और दुर्ग की महिलाओं ने जोहर किया। तो दुर्ग 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम शाखा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1312 में तब हुआ जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। यहाँ का भाटी राजा मूलराज प्रथम अपने पुत्र रतन सिंह के साथ शहीद हो गया और इस समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। दूसरा शाखा दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के आक्रमण के समय हुआ। यहाँ इस समय भाटी राजा था रावल दूदा, वह अपने भाई त्रिलोकसी के साथ शहीद हो गया और इस प्रकार से
दूसरा शाखा भी संपन्न हो गया। तीसरा जो शाखा था, तीसरा शाखा ये अर्ध शाखा था, अर्ध शाखा था और ये 1550 ईस्वी में हुआ, 1550 ईस्वी में। अर्ध शाखा इसलिए था दोस्तों, देखिए 1550 में जब ये युद्ध हुआ तो इसमें यहाँ का राजा तो लूणकरण था, वो तो मारा गया, लेकिन महिलाओं ने जोहर नहीं किया। महिलाओं को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी और उन्होंने जोहर नहीं किया, इसलिए अर्ध शाखा कहलाया। अब कैसे हुआ? क्योंकि राव लूणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी, उसे भगा दिया गया था वहां से। और जब अमीर अली ने यहाँ लूणकरण के यहाँ रह करके देखा कि मैं षड्यंत्र करके जैसलमेर पर अधिकार कर सकता हूँ, तो उसने षड्यंत्र किया, विश्वासघात करके, और दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ और इस दोनों सेनाओं में लूणकरण भी मारा गया और अमीर अली भी मारा गया। महिलाओं को किसी प्रकार का कोई डर नहीं था और इस प्रकार से ये अर्ध शाखा हुआ। अर्ध शाखा ठीक है, तो अर्ध शाखा देख लिया। 1550 में राजा कौन था? लूणकरण। षड्यंत्रकारी कौन था? कंधार का अबदस्त शासक अमीर अली। लूणकरण ने अमीर अली को शरण दी थी और अमीर अली ने क्या किया? षड्यंत्र करके, विश्वासघात करके लूणकरण पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में लूणकरण भी मारा गया और अमीर अली भी मारा गया और इस प्रकार से दोनों मारे गए। महिलाओं को कोई नुकसान नहीं था, महिलाओं ने ना अग्नि जोहर किया ना जल जोहर किया और इस प्रकार से ये अर्ध शाखा ही कहलाया। दोस्तों, दुर्ग में एक पानी का स्रोत है, कुआं है और उस कुआं का नाम है जयसल। और कहते हैं कि इस जयसल नामक कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। इस कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण किससे किया था? अपने सुदर्शन चक्र से इसका निर्माण किया था। तो पानी का स्रोत है जयसल नामक कुआं और भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से इसका निर्माण किया था। ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसी कथाएं हैं। अब एक कथन है, घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। ये इसके बारे में है और इसी के लिए अबुल फजल ने भी कहा था कि लोहे के पत्थर की टांगे होनी चाहिए। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, पैर किसके? पत्थर के। अख्तर जो पैर वो कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। ये कथन है। एक और इसके बारे में एक कथन, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, अधगढ़ बीकानेर, बल्हो चिनायो, बल्हो चिनायो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर। ये भी इस दुर्ग के बारे में, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बलोच चिड़ायो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर। तो ये दो कथन इस दुर्ग के बारे में है और इसके साथ ही जैसलमेर का एक दुर्ग समाप्त हुआ। अगला दुर्ग ले रहे हैं हम जालोर का दुर्ग।
जालोर का दुर्ग। श्रेणी की बात करें हम, दोस्तों देखिए श्रेणी है गिरिदुर्ग है, क्योंकि ये सूखड़ी नदी के तट पर, सूखड़ी नदी के तट पर सूखड़ी नदी के तट पर स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो मैंने बताया कि सुवर्णगिरी तो कहा जाता है किसको, जालोर को, और स्वर्णगिरी किसको कहा जाता है, जैसलमेर के दुर्ग को। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ चुका है। तो गिरिदुर्ग है पहली श्रेणी, सूखड़ी नदी के तट पर स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। एरन दुर्ग भी है, रास्ता बड़ा दुर्गम है, कटीली झाड़ियां उबड़ खाबड़ है, और वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, चारों तरफ वन है। मैंने वर्गीकरण में भी आपको बताया था ये चीजें। अब बात करें हम निर्माण की, तो निर्माण के बारे में इतिहासकार डॉक्टर डी.एस. शर्मा के अनुसार, डॉक्टर डी.एस. दशरथ सिंह के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 8वीं सदी में प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने कराया था। तो डॉक्टर डी.एस. शर्मा कहता है कि इस दुर्ग का निर्माण 8वीं सदी में प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने कराया था, लेकिन डॉक्टर हीराचंद गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, डॉक्टर ओझा के अनुसार इसका निर्माण परमार राजाओं ने कराया था। इसका निर्माण किसने कराया था, परमार राजाओं। ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहता है। और दोस्तों दुर्ग का जो उद्देश्य था, दुर्ग का उद्देश्य था बनाने का, वो था पश्चिम की ओर से होने वाले आक्रमणों को रोकना। ये दुर्ग का उद्देश्य था, पश्चिम की ओर से होने वाले आक्रमणों को रोकना। तो दोबारा देखिए, जालोर का दुर्ग गिरिदुर्ग है। श्रेणी की बात करें कि तो इस सूखड़ी नदी के तट पर सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। एरन दुर्ग भी है, रास्ता बड़ा दुर्गम है। वन दुर्ग है, चारों ओर घना जंगल है, वन है। निर्माण की बात करें तो डॉक्टर डी.एस. शर्मा दशरथ शर्मा के अनुसार 8वीं सदी में प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन डॉक्टर ओझा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं ने कराया था। और दुर्ग बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो पश्चिम की ओर से जो बार बार अरब आक्रमण हो रहे थे, उन अरब आक्रमणों को रोकना। दुर्ग के अन्य नाम या उपनाम, पहले हम नोट करके एक चीज लिख दें कि जालोर को जो प्राचीन नाम था, जालोर का प्राचीन नाम था जाबालीपुर। जालोर का प्राचीन नाम क्या था, जाबालीपुर। तो उपनामों में पहले जैसे हम लेते हैं, स्वर्णगिरी आ गया, सोनलगढ़ भी कहते हैं इसको, कनकाचल भी कहते हैं, कांचनगिरी भी कहते हैं। तो स्वर्णगिरी, सोनलगढ़, कनकाचल, कांचनगिरी, और इसको जालंधरगढ़ भी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जो स्वर्णगिरी पहाड़ी थी
वो नाथ संप्रदाय के संत जालंधर नाथ की तपोस्थली थी। इसी कारण, क्योंकि ये दुर्ग स्वर्णगिरी पहाड़ी पर है और स्वर्णगिरी पहाड़ी जालंधर नाथ की तपोस्थली थी, इसका तपोभूमि थी, इस कारण इसको जालंधरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और जालंधर नाथ मारवाड़ में नाथ संप्रदाय के बहुत ही लोकप्रिय संत माने जाते हैं, ये इसके उपनाम है। तो जालोर का प्राचीन नाम जापालीपुर, दुर्ग को स्वर्णगिरी कहते हैं, सोनलगढ़ कहते हैं, कनकाचल भी कहते हैं, कांचनगिरी भी कहते हैं और जालंधरगढ़ भी, क्योंकि स्वर्णगिरी पहाड़ी नाथ संप्रदाय के संत जालंधर नाथ की तपोभूमि थी, इसी कारण इसको जालंधरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मुस्लिम इतिहासकार है हसन निजामी, और हसन निजामी ने इस दुर्ग के बारे में बहुत बढ़िया कथन किया है। हसन निजामी जो मुस्लिम इतिहासकार थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने लिखा इस दुर्ग के बारे में कि जालोर का दुर्ग इतना शक्तिशाली और अजय था कि कभी भी इसके द्वार विजेता के लिए नहीं खोले गए, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो। ये दुर्ग इतना अधिक शक्तिशाली और अजय था कि इसके द्वार कभी भी किसी भी विजेता के लिए नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो। तो देखिए क्या लिखा है हसन निजामी की, यह दुर्ग इतना अधिक शक्तिशाली और अजय है कि इसके दरवाजे, इसके द्वार कभी भी विजेता के लिए नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो। दोस्तों, एक ग्रंथ है कुएलियमाला, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है कुएलियमाला। ग्रंथ का नाम क्या है? कुएलियमाला। और इस ग्रंथ के जो लेखक हैं, इस ग्रंथ के लेखक हैं जैन विद्वान उद्योतन सूरी। तो कुवलयमाला एक जैन ग्रंथ है जिसके लेखक है उद्योतन सूरी, जो जैन विद्वान है। इसकी भाषा है प्राकृत, और ये ग्रंथ 778 ईस्वी में प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल में जालोर दुर्ग में लिखा गया था। ये क्वेश्चन 2-3 तरह से आ गया है कि कुएलियमाला ग्रंथ किसका है? जैन विद्वान उद्योतन सूरी का। कुएलियमाला ग्रंथ कौन सी सदी का है? 8वीं सदी का। जैन विद्वान उद्योतन सूरी ने कुएलियमाला नामक ग्रंथ किस दुर्ग में लिखा? जालोर दुर्ग में लिखा। कब लिखा? 778 ईस्वी में। उस समय यहाँ का राजा कौन था? प्रतिहार राजा वत्सराज। तो जैन विद्वान उद्योतन सूरी ने कुएलियमाला नामक ग्रंथ 778 ईस्वी में प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल में इसी दुर्ग में लिखा था। ठीक है। तो हसन निजामी ने कहा है कि दुर्ग इतना शक्तिशाली और सुदृढ़ है कि इसके दरवाजे कभी भी किसी भी विजेता के लिए कभी नहीं खोले, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो। 1305 ईस्वी में, ध्यान से देखना, 1305 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार करने के लिए अपने सेनापति एन
उल मुल्क मुल्तानी को भेजा। एनुल मुल्क मुल्तानी को एक सेना लेकर के भेजा, एनुल मुल्क मुल्तानी को। लेकिन मुल्तानी ने क्या किया, युद्ध ने करके यहां का जो राजा था कानर देव के साथ समझौता कर लिया अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने के लिए। कानर देव ने अपने पुत्र वीरम देव को दिल्ली भेज दिया। तो देखिए 1305 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति एनुल मुल्क मुल्तानी को जालोर पर आक्रमण करने के लिए, उसको अधिकार में लेने के लिए जालोर भेजा। इस समय जालोर का चौहान राजा था कानड़ देव, जो बहुत शक्तिशाली था। एनुल मुल्तानी ने कानड़ देव के साथ समझौता कर लिया, युद्ध नहीं किया। उसने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्र वीरम देव को मुल्तानी के साथ कहाँ भेज दिया, दिल्ली भेज दिया। अब यहां एक चीज देखना, मोहनोत नैन्सी जिनकी ख्यात है नैन्सी ख्यात, मोहनोत नैन्सी क्या कहता है कि दिल्ली में वीरम देव का अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ प्रेम हो गया और ये घटनाक्रम चला। इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। लेकिन दोस्तों ये सत्य नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा एक कारण हो। अलाउद्दीन जैसे घोर साम्राज्यवादी सुल्तान के लिए ये कोई कारण नहीं था। उसका मुख्य कारण था जालोर पर, रणथंभौर पर, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का साम्राज्य विस्तार, क्योंकि वो साम्राज्यवादी था और यहाँ राजस्थान पर अधिकार करके वो दक्षिण भारत को विजय करना चाहता था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था राजस्थान में किसी भी दुर्ग पर आक्रमण करने का, उसकी महत्वाकांक्षा और उसका साम्राज्य विस्तार। लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस लेखक के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण करने का मुख्य कारण वीरम देव और उसकी पुत्री फिरोजा का प्रेम संबंध था। तो वो क्वेश्चन का उत्तर आपको मोहनोत नैन्सी। तो मोहनोत नैन्सी के अनुसार अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण वीरम देव और अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के मध्य प्रेम संबंध था। ठीक है, अब ये कारण हुआ उसकी महत्वाकांक्षा, उसका राज्य विस्तार, या फिर वीरम देव और फिरोजा के मध्य जो प्रेम था। इन्हीं कारणों से उन्होंने 1311 ईस्वी में अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में दुर्ग पर आक्रमण किया। कमालुद्दीन ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। कमालुद्दीन गुर्ग ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन जब अधिकार नहीं कर पाया तो उसने फिर षड्यंत्र से काम लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग को संदेश भेजा कि कोई षड्यंत्र करो, और इस समय था विश्वासघाती बिक्का दैया विश्वासघाती था, और बिक्का दैया के विश्वासघात से, क्योंकि उन्होंने दुर्ग के गुप्त रास्ते बता दिए, बिक्का दैया के विश्वासघात से अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया आक्रमण करके। और कानड़ देव और उसका पुत्र वीरम देव दोनों लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, और महिलाओं ने, कानड़ देव की पत्नी जैतल देवी के नेतृत्व में दुर्ग की महिलाओं ने जोहर किया, जो इस दुर्ग का साका कहलाता है। और इसी के साथ जालोर के चौहान वंश का भी अंत हो जाता है। तो इस तरह से ये विश्वास का, दोबारा देखिए 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति एनुल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक सेना भेजी। कानड़ देव के साथ उसने समझौता कर लिया, और कानड़ देव ने अपने पुत्र वीरम देव को दिल्ली भेज दिया।
मोनोलैंडसी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का मुख्य कारण वीरमदेव और अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के मध्य प्रेम संबंध था। और इन्हीं कारणों से 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति कमालुद्दीन गुरु के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। उस सेना ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया और जब दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका तो उन्होंने जो बीका दैया था, कानड़ देव का जो सेनापति बीका दैया, उसके विश्वासघात से बीका दैया ने विश्वासघात किया, दुर्ग के गुप्त रास्ते बताए, सेना ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया और कानड़ देव उसका पुत्र वीरमदेव दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। और कानड़ देव की पत्नी जैतल देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया और जो दुर्ग का साका कहलाता है। और इसी के साथ इस यहाँ पर जालोर के सोनग्रा चौहानों की शाखा का भी अंत हो जाता है, ये शाखा। अब देखिए यहाँ पर जो दर्शनीय एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो जोधपुर का उत्तराधिकारी युद्ध था, जोधपुर के उत्तराधिकारी युद्ध जो भीम सिंह और मान सिंह के मध्य लड़ा गया था। जोधपुर के उत्तराधिकारी युद्ध जो भीम सिंह और मान सिंह के मध्य लड़ा गया था, तो इस उत्तराधिकारी युद्ध में मान सिंह ने जालोर दुर्ग में ही शरण ली थी। ये भी क्वेश्चन आएगा, किस दुर्ग में शरण ली थी? जालोर दुर्ग में। दोस्तों दर्शनीय स्थल की बात करें हम तो देखिए, दुर्ग की जो दर्शनीय स्थल है वो देखिए, पहला देखिए मलिक शाह पीर की दरगाह, मुस्लिम संत मलिक शाह पीर की दरगाह, मुस्लिम संत मलिक शाह पीर की दरगाह, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए परमार कालीन कीर्ति स्तंभ, ये दुर्ग में है। अलाउद्दीन ने मस्जिद बनाई थी, तो अलाउद्दीन की मस्जिद, इसे तोप मस्जिद भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक तोप रखी हुई है। सोवन और झालरा नामक पानी के तालाब, कुंड। तो देखिए दोबारा, जोधपुर का जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ वो किसके बीच हुआ? भीम सिंह और मान सिंह के मध्य। इस युद्ध में भीम सिंह ने मान सिंह को पूरी तरह से घेर लिया था, तो मान सिंह ने फिर जालोर दुर्ग में जाकर के शरण ली। यद्यपि इस युद्ध में बाद में मान सिंह की विजय होती है। दर्शनीय स्थल में मुस्लिम संत मलिक शाह पीर की दरगाह है, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है, अलाउद्दीन ने मस्जिद बनाई थी, उसका नाम भी अलाउद्दीन की मस्जिद था। इसको तोप मस्जिद भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक तोप रखी हुई है। सोहन और झालरा नामक पानी के 2 कुंड या तालाब हैं। और दोस्तों ये दुर्ग मारवाड़ मतलब जोधपुर, मारवाड़ के राजाओं का खजाना, राजकोष जालोर दुर्ग में सुरक्षित रखा जाता था। तो जालोर दुर्ग में ही जोधपुर या मारवाड़ के राजाओं का जो धन था, राजकोष था, खजाना था, दफीना था, वो इसी दुर्ग में सुरक्षित रखा जाता था। ये आपका जालोर दुर्ग भी हो गया, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से दुर्ग हैं। बाड़मेर के दुर्ग देखिए, बाड़मेर के दुर्ग नाम लिख रहा हूं मैं। किलोनगढ़ ये बाड़मेर में है। भद्राजोन का दुर्ग,
ये बाड़मेर में है। अकबर के समय सिवाना से चंद्रसेन ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। तीसरा कोटड़ा का दुर्ग बाड़मेर में। चौथा हापाकोट, ये बाड़मेर के चोहटन में है। मंडोर का दुर्ग जोधपुर के मंडोर कस्बे में। पोखरण दुर्ग, इसका निर्माण 1550 में राव मालदेव ने कराया था, जैसलमेर में है। और एक और है जोधपुर संभाग का कास्ताकोट का दुर्ग, कास्ताकोट का दुर्ग, ये जालौर में है। और ये कास्ताकोट का दुर्ग नाथ साधुओं का दुर्ग है। तो बाड़मेर के दुर्ग कौन कौन से? किलोनगढ़, क्योंकि बाड़मेर भी जोधपुर संभाग में है। भादराचून का दुर्ग भी बाड़मेर में है। कोटड़ा का दुर्ग भी बाड़मेर में है। हापाकोट बाड़मेर के चोहटन कस्बे में है। मंडोर का दुर्ग जोधपुर में है। पोखरण दुर्ग 1550 में इसका मालदेव ने इसका निर्माण करवाया था। कास्ता दुर्ग, ये देखिए, ये दुर्ग जालौर में है और ये नाथ साधुओं का है, क्योंकि महाराजा मानसिंह नाथ संप्रदाय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नमस्कार दोस्तों, हमने जोधपुर के संभाग के जो महत्वपूर्ण दुर्ग थे उन पर चर्चा की। अगला जो संभाग हम लेके आएंगे, हम बीकानेर संभाग के जो भी प्रमुख दुर्ग हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।